Welcome in my class, and let's start our topic and continue last topic, how Britishers established their power in India. ये हमारा टॉपिक चल रहा था एंड उसमें हमने स्वायत्त शासी स्टेट्स जो डेवलप हुए थे, इस्टेब्लिश हुए थे, उनको किया था। अब आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, मराठा हिस्ट्री से रिलेटेड है, क्योंकि मराठे, निज़ाम एंड हैदर अली, इन तीनों को पढ़े बगैर जो ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था उसका ज्ञान अधूरा माना जाएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट रहे थे। भारत में अंग्रेज़ों को ये तीनों शक्तियों से बड़ा लोहा लेना पड़ा था। अब मैंने बताया भी था आपको, यदि ये तीनों संगठित होते तो अंग्रेज कदापि यहाँ स्थापित नहीं हो पाते। अभी बात करते हैं हम। आपको याद हो सेकेंड ईयर में शिवाजी महाराज हमने पढ़ा था। शिवाजी महाराज जो विशाल मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, वो एक महान सेना नायक थे, विशाल साम्राज्य के निर्माता थे। उसके साथ साथ यदि हम उनकी क्वालिटीज़ को देखें तो देयर वर सो मैनी क्वालिटीज़ इन हिज पर्सनैलिटी, और उसमें एक मेन क्वालिटी जो थी वो थी एक अच्छे प्रशासक की, कुशल प्रशासक। एंड एज यू नो, कुशल प्रशासक कौन होता है? जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को इस तरह से स्थापित करे कि प्रशासन के विभिन्न विभाग एक दूसरे से रिलेटेड भी रहें, एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी रहें, एंड फाइनली वो लोग इंडिपेंडेंट भी रहे, वो डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट भी रहे। और ये सब कब पॉसिबल है? जब आप पूरी मैनेजमेंट को, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सोच समझ करके स्थापित करें, योग्य लोगों का चयन करें, योग्य अच्छे विभागों का आप निर्माण करें। उसी कंडीशन में आप पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको अच्छे से आप रन कर सकते हैं। तो शिवाजी जो थे वो एक अच्छे प्रशासक थे, और उन्होंने अपने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अष्टप्रधान का गठन किया था। अष्टप्रधान क्या था? इसमें भी मैंने आपको बताया था, जब अष्टप्रधान कराया था तो दो शब्द हैं, अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज। तो मैंने आपको कहा भी था कि जब क्वेश्चन आता है अष्टप्रधान का या अष्टदिग्गज का, क्योंकि पढ़ते समय इन शब्दों का ध्यान नहीं रखते हैं, आंसर एक ही लिखे आते हैं। अष्टदिग्गज तमिल साहित्य में 8 प्रसिद्ध कवि थे, एंड दे वर नोन एज अष्टदिग्गज। और अष्टप्रधान शिवाजी महाराज द्वारा शासन संचालन के लिए 8 पदाधिकारी या मंत्री नियुक्त किए गए थे, उन्हें अष्टप्रधान कहा जाता है। तो ये जो शिवाजी द्वारा गठित अष्टप्रधान था, इसमें सबसे पहला पद जो था सम्राट के बाद या छत्रपति के बाद, उसमें प्रमुख पद माना जाता था पेशवा का। और पेशवा से अभिप्राय क्या है? प्रधानमंत्री। ठीक है, यदि हम पेशवा को क्लियर करें, जैसे मुस्लिम हिस्ट्री में हम लोग वज़ीर शब्द पढ़ते थे, तो वज़ीर भी प्रधानमंत्री को वज़ीर कहा जाता है। लैंग्वेज का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो पेशवा जो हैं वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और किसी भी शाही फरमान पर छत्रपति की मोहर लगने के बाद पेशवा की मोहर लगती थी। एंड इन केस सपोज यदि छत्रपति आउट ऑफ कैपिटल है, राजधानी से कहीं बाहर है, उस कंडीशन में पेशवा की मोहर लग कर के भी फरमान जारी किया जा सकता था, जस्ट लाइक वज़ीर इन मुस्लिम पीरियड। तो जब तक आप देखिए, ये पेशवा को थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस क्यों करा रही हूँ, आप देखो, जब तक छत्रपति स्ट्रांग रहे, शक्तिशाली रहे, योग्य रहे, तो
पेशवा का जो दायरा था वो सीमित रहा, उसकी पावर्स जो थी वो सीमित थी। लेकिन जब छत्रपति कमज़ोर हुए उस कंडीशन में पेशवा का पद जो था वो छत्रपति की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो गया। और फॉर्चुनेटली एक के बाद एक अनेक ऐसे योग्य और शक्तिशाली पेशवा हुए जिन्होंने मराठा हिस्ट्री का स्वरूप ही बदल दिया। तो यहाँ हम एक तरीके से बात कर रहे हैं पेशवाओं के बारे में, एंड पेशवाओं से ही फिर आपको करना होगा 1761 में जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, क्योंकि उस समय मराठों में पेशवा ही सर्वे सर्वा थे। पेशवाओं का दरबार लगता था, पूना में दरबार था मराठों का या पेशवाओं का। तो पेशवा जो थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाने लगे थे। लेकिन पेशवा का ये पद कब से इम्पोर्टेंट होने लगा, या इस पद की इम्पोर्टेंस, इसकी महत्ता में वृद्धि कब से हुई? तो आप देखिए, एक नाम है शाहू, और आप लोगों ने वो मूवी देखी हो, कौन सी मूवी थी वो? पेशवा से संबंधित, बाजीराव वाले। अब मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा। मैडम याद है क्या? पेशवा बाजीराव प्रथम की, जिसमें रणवीर कपूर थे और प्रियंका चोपड़ा थी, आर्टिस्ट ये थे। नाम मेरा भी स्लिप हो रहा है थोड़ा भी दिमाग से। तो उसमें भी आप देखेंगे तो उसमें शाहू छत्रपति के रूप में और पेशवा की जो पोजीशन हुआ करती थी उसको काफ़ी हद तक क्लियर किया गया है। अब स्टार्ट करते हैं बालाजी विश्वनाथ से, जो जहाँ से इस पेशवा पद की इम्पोर्टेंस बढ़ी थी। ऐसा नहीं पेशवा पहले नहीं थे, बट इन द पीरियड ऑफ बालाजी विश्वनाथ ये पोस्ट जो थी उसमें उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ी थी। अब इसका कारण क्या था? जैसा भी मैं आपको बता रही हूँ, यदि छत्रपति वीक होगा उस केस में पेशवा के अधिकारों में वृद्धि होगी और वो पावरफुल हो जाएगा। तो छत्रपति शाहू जो थे, छत्रपति शाहू बहुत कमज़ोर, निर्बल और अयोग्य छत्रपति थे। उसका कारण ये था कि औरंगजेब की कैद में शाहू का बचपन बीता था। जब औरंगजेब ने अपने शासनकाल के 26 वर्ष दक्षिण में मराठों के विरुद्ध संघर्ष में बिताए थे, तो उसी समय आप देखिए राजा राम, ताराबाई, यदि आपको याद हो सेकेंड ईयर में आप पूरा पढ़ चुके हैं, निरंतर संघर्ष हुआ था। और उसी दौरान, उससे पहले संभाजी और शिवाजी तो थे ही मराठा साम्राज्य के। तो ये जो मुग़लों के अटैक्स थे, इन अटैक्स से मराठा साम्राज्य जो है उसकी पावर भी काफ़ी कम हुई थी, उसकी शक्तियों में कमी आई थी। लेकिन मराठों ने हिम्मत नहीं हारी थी और किसी न किसी रूप में, शायद संभाजी के रूप में, राजा राम या ताराबाई के रूप में, मराठों ने निरंतर मुग़लों का विरोध किया था। बट अनफॉर्चुनेटली शाहू और उसका पूरा परिवार औरंगजेब के द्वारा बंदी बना लिया गया था और उन्हें फिर दिल्ली भेज दिया गया था। तो जब ये मुग़लों द्वारा कैद किया गया था तो उस समय शाहू काफ़ी छोटा था, अल्पवयस्क था। और ऐसा इतिहास में उल्लेख आता है कि जो औरंगजेब की बेटी थी उसने शाहू का पालन पोषण किया था। इवन आप देखिए कि औरंगजेब, आप जानते हैं, कट्टर सुन्नी मुसलमान था और औरंगजेब शाहू का धर्म परिवर्तन कराना चाहता था। कभी कभी उसको पूरी तरह से समाप्त करने, यानी उसको मृत्यु
देने के मूड में भी औरंगजेब आ गया था। लेकिन औरंगजेब की जो पुत्री थी उसका विशेष इसने शाहू पर था और उसने अपने पिता औरंगजेब को, जबकि औरंगजेब किसी की बात नहीं मानता था और बड़ा शंकालु प्रवृत्ति का था, किसी पर यकीन नहीं करता था, लेकिन उसके बाद उसने अपनी पुत्री का कहना माना। तो ना तो शाहू का धर्म परिवर्तन किया गया था और ना ही उसको मृत्यु दी गई थी, मौत की सज़ा नहीं दी गई थी। तो ये एक हिस्ट्री है शाहू के बारे में। तो उसका पालन पोषण चूँकि मुग़ल दरबार में हुआ था तो वो काफ़ी विलासी प्रवृत्ति का हो गया था, जबकि राजनीति में भोग विलासी प्रवृत्ति जो है वो दुखदाई होती है। और उसके लिए आप पूरा हमारा जो राजपूत हिस्ट्री है राजपूताना की, उसमें भी देखेंगे कि यदि कुछ ये दुर्गुण नहीं होते तो यहाँ पर कभी भी तुर्क अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाते। तो औरंगजेब जो था उसने उसको जीवन दान दे दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी में उसके दोनों पुत्रों आज़म और मुअज़्ज़म में संघर्ष हुआ और उसमें मुअज़्ज़म विजयी हुआ, आप सभी जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में मराठों का सहयोग भी मिला, जो उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। तो बालाजी विश्वनाथ जो थे उन्होंने शाहू को मुग़ल कैद से रिहा करवाया और शाहू जो थे दक्षिण की ओर आए। बालाजी विश्वनाथ क्योंकि योग्य पेशवा थे, लेकिन जब दक्षिण में शाहू आया, क्योंकि लंबी कैद थी, मुग़ल कैद थी और राजनीति का कोई ज्ञान था नहीं, और उस बीच मराठा परिवार के प्रतिद्वंदी मराठा साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुके थे। वास्तविक उत्तराधिकारी शाहू था। तो जब दक्षिण पहुंचा अपना उत्तराधिकार उसने प्रस्तुत किया, लेकिन उसे शिवाजी द्वितीय की माँ और शिवाजी द्वितीय स्वीकार नहीं कर रहे थे। कई सारे मराठा सरदार थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते थे और शक्तिशाली भी थे। उन्होंने भी एकाएक शाहू को, उसके नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया। अब शाहू में इतनी योग्यता नहीं थी कि वो अपने वर्चस्व को या अपने उत्तराधिकार को इन मराठा शासकों शिवाजी द्वितीय आदि से मनवा सके। ऐसे समय में पूरी स्थिति को कंट्रोल करने का जो कार्य संपन्न किया वो किया बालाजी विश्वनाथ ने। धीरे धीरे सारे विरोधी सरदारों को, मराठा सरदारों को या तो बालाजी विश्वनाथ द्वारा समाप्त कर दिया गया या उन्हें शाहू के पक्ष में फोड़ लिया गया। तो स्थिति पूरी जो संभाली गई वो बालाजी विश्वनाथ के द्वारा संभाली गई और इसीलिए पेशवा का पद जो था उसकी महत्ता में वृद्धि हुई। अब देखिए, ये तो था शाहू को उसका अधिकार दिलाने में पेशवा बालाजी विश्वनाथ की भूमिका। देखो, अपने साम्राज्य को स्थापित करना जितना कठिन कार्य है उतना ही उसे मजबूती प्रदान करना और भी कठिन कार्य है। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता पड़ती है वो आवश्यकता पड़ती है धन की। तो नया नया शासन संभाला गया था और धनाभाव था। कई विरोधी और प्रतिद्वंदियों को समाप्त करने के लिए युद्ध लड़े गए बालाजी विश्वनाथ द्वारा। तो धन भी काफ़ी खर्च हुआ और अधिक सेना को संगठित करने के लिए और अधिक धन की भी आवश्यकता थी। तो मराठों का जो सबसे बड़ा आर्थिक स्रोत माना जाता है, कई बार आप पढ़ चुके हैं तो आई थिंक आपकी मेमोरी में होगा भी,
चौथ और सरदेश मुखी, ये 2 टैक्सेस हैं जो मराठों की आय का प्रमुख स्रोत हुआ करते थे। तो इस समय जो मुग़ल दरबार है, क्योंकि हम आ चुके हैं उस दौर में जब मुग़ल दरबार षड्यंत्रों, गुटबंदियों आदि का केंद्र था। विभिन्न गुट बने थे, ईरानी, तुरानी, भारतीय मुसलमान एंड मराठा ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मुग़ल पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे इस समय 1713 की बात है, क्योंकि 1713 में ही शाहू दक्षिण वापस लौट के आए थे और उन्होंने छत्रपति का पद ग्रहण किया था। अब इस 1713 की हम बात करें तो मुग़ल बादशाह इस समय था फ़र्रुखसियर। फ़र्रुखसियर के समय में हमने 3-4 बार आई थिंक बात कर ली है सैयद बंधुओं की। फ़र्रुखसियर के पूरे शासनकाल में सैयद बंधुओं का प्रमुख रोल रहा था राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए, पूरे राजनीतिक संचालन के लिए। दूसरे शब्दों में हम कहें तो सैयद बंधु जो थे वो काफ़ी प्रभावशाली थे। लेकिन धीरे धीरे फ़र्रुखसियर ने भी सैयद बंधुओं के चंगुल से मुक्त होने का प्रयास किया और उसने दूसरी ओर साँठ-गाँठ करना प्रारंभ किया। राजनीति है, सबके अपने गुप्तचर हुआ करते थे, तो एक दूसरे को सूचनाएं भी बड़ी आसानी से मिल जाती थी। फ़र्रुखसियर को सैयद बंधुओं को जब इस बात का पता चला कि फ़र्रुखसियर किसी दूसरे खेमे में पहुंचने का प्रयास कर रहा है, यानी दूसरे गुट को ज्वाइन करने का प्रयास कर रहा है, उससे सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, तो इन सैयद बंधुओं ने मराठों से सहायता मांगी। अवसर अच्छा था बालाजी विश्वनाथ के लिए, क्योंकि ये वो मौका था जब समझौते की शर्तों में बालाजी विश्वनाथ कुछ उन महत्वपूर्ण शर्तों को रखे जिससे मराठा साम्राज्य की आय में वृद्धि हुए। तो मैंने आपको जब हैदराबाद हमने स्वायत्त शासी राज्य जो स्थापित था उसके बारे में बताया था, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो चिनकुलीस खां था, निज़ाम उल मुल्क चिनकुलीस खां यादव निज़ाम उसकी पदवी थी, टाइटल था। तो उसको दक्षिण के 6 सूबे उसकी योग्यता से प्रभावित होकर के दिए गए थे। ये दक्षिण के 6 सूबे जो थे वो मराठों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते थे। उसका कारण है कि दक्षिण के इन 6 सूबों से शहाजी भोंसले यानी शिवाजी के पिता जो थे, उस समय से चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार मराठों को था। लेकिन उनसे बाद में ये अधिकार छीन लिया गया, क्योंकि जैसे जैसे राजनीतिक परिवर्तन होते गए तो उस परिवर्तन के तहत ये एक बहुत बड़ा सोर्स जो था मराठों का वो उनसे छीन लिया गया था। तो जब सैयद बंधुओं ने सहायता मांगी तो इस स्वर्ण अवसर को बालाजी विश्वनाथ ने अपने हाथ से जाने नहीं दिया और उन्होंने समझौते की जो शर्तें थी उन शर्तों में एक शर्त ये भी रखी थी कि दक्षिण के 6 सूबों से जो मराठों का अधिकार है चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का वो उनको प्रदान किया जाए। और इन्हीं शर्तों के साथ बालाजी विश्वनाथ जो थे, क्योंकि सैयद बंधुओं ने मुग़ल बादशाह वो फ़र्रुखसियर को हटा करके रफ़ी उद्दराजात को बादशाह बनाना चाहते थे और उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को एश्योर किया था कि समझौते की इन शर्तों को निश्चित रूप से स्वीकार किया जाएगा। तो बालाजी विश्वनाथ
उसी सहायता के उद्देश्य से सेना सहित उन्होंने दिल्ली प्रस्थान किया और ये जो अधिकार था 6 सूबों से चौथ और सरदेशमुखी का, वो समझौते के तहत उनको प्राप्त हो गया। बालाजी विश्वनाथ द्वारा सारी व्यवस्थाएं अच्छे से संपन्न की जाने लगी और दुर्भाग्य ये था कि 1720 ईस्वी में ही बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। चूँकि बालाजी विश्वनाथ ने साहू को भरपूर सहयोग किया था, उसकी सत्ता को मजबूती प्रदान की थी, उसके वर्चस्व को स्वीकार करवाया था, उसके प्रतिद्वंदी और विरोधियों का सफाया करवाया था। इवन मुगल दरबार में भी मराठों की प्रतिष्ठा में वृद्धि करी थी। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए छत्रपति शाहू महाराज ने 20 वर्षीय बालाजी विश्वनाथ के पुत्र पेशवा बाजीराव को पेशवा के पद पर नियुक्त किया था। और उस मूवी का नाम भी याद आ गया, बाजीराव मस्तानी, है ना, ये आई थिंक यही नाम है। तो जो गुण बालाजी विश्वनाथ में थे, उन गुणों का, बल्कि उससे कहें कि यदि पेशवा बालाजी विश्वनाथ 19 थे तो पेशवा बाजीराव प्रथम जो थे वो 21 थे। 20 वर्ष का नवयुवक अपने जीवन में 40 से अधिक कहीं युद्ध पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा लड़े गए, चाहे हैदर अली हो, चाहे टीपू सुल्तान हो, चाहे निज़ाम हो हैदराबाद का, चाहे मुगल दरबार हो, बुंदेलखंड के शासक हों, सभी को, चाहे राजपूताना के शासक हों, पेशवा बाजीराव ने अपना लोहा मानने के लिए विवश किया था। निरंतर विजय पे विजय, विजय पे विजय, 20 वर्ष तक 1720 से 1740 ईस्वी तक पेशवा बाजीराव प्रथम अपने पद को सुशोभित करते रहे। और इस पूरे 20 वर्ष के शासनकाल में पेशवा बाजीराव द्वारा मुगल बादशाह को अपना महत्व मानने के लिए विवश किया गया। बाजीराव द्वारा मुगल सत्ता जो इस समय लड़खड़ा रही थी, एक कहावत भी आती है, पेशवा बाजीराव ने कहा था कि जिस तरह से कोई वृक्ष शत विशत अवस्था में होता है तो उसकी शाखाओं को नहीं काटना चाहिए, बल्कि सीधे उसके जड़ पर प्रहार करना चाहिए ताकि पेड़ ही गिर जाए। अभिप्राय ये था कि इस समय पूरा मुगल साम्राज्य विखंडित हो चुका है, क्यों ना चलकर डायरेक्ट दिल्ली पर अटैक किया जाए और अपनी सत्ता को वहाँ स्थापित किया जाए। तो पेशवा बाजीराव प्रथम के जो प्रयास थे वो निरंतर कंटिन्यू रहे और मराठों की प्रतिष्ठा में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती चली गई। 1740 ईस्वी में पेशवा बाजीराव प्रथम की मात्र 40 वर्ष की अल्पायु में मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि बहुत अधिक नशा करने के कारण पेशवा बाजीराव प्रथम की मृत्यु हुई, और भी कई लॉजिक्स दिए जाते हैं। और इसके बाद जो पेशवा बने वो थे बालाजी बाजीराव, और यहाँ से बालाजी बाजीराव से हम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तक जाएंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच।